18 साल की एक बच्ची एहतजाज करते हुए अपनी जान ले लेती तो न जाने क्या क़यामत टूटती। लेकिन इस गांव के दूसरी तरफ जो लोग बसते हैं वो सिर्फ उन्हीं मामलात के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, नारे लगाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, जिसके ऊपर या तो बाहर से पैसे आते हैं या जिसके ऊपर दुनिया भर में अच्छे होटलों में सेमिनार्स होते हैं। इस मामले पर कौन आवाज़ उठाएगा, कौन आवाज़ बुलंद करेगा, कौन नारा लगाएगा, कौन सेमिनार करेगा? बहरहाल शुमाइला कंवल को इन तमाम नारों और सेमिनार की ज़रूरत वैसे थी भी नहीं। ये बड़ी जानदार बच्ची थी, बड़ी समझदार बच्ची थी और मौत से इसने जिस तरीके से मुकाबला किया, मेरे ख्याल में बड़े बड़े सूरमा शायद उस मौके पर आकर लरस जाते हैं। जब मौत आपको आंखों में आंखें डालकर देख रही हो तो ज़ुबान गुंग हो जाती है, गला खुश्क हो जाता है और तमाम दुनिया की जो नेमतें हैं हम एक तरफ रखकर सिर्फ ज़िंदगी की भीख मांगते हैं। ये मौत का असर होता है। लेकिन इस बच्ची ने मौत के किनारे पर मुंह पर खड़े होकर जो बात की हम आपको दोबारा सुनवाना चाहते हैं। वो मौत की भीख नहीं मांग रही, वो इंसाफ मांग रही है। इंसाफ करवाना चाहती हूँ। पूरे 11 दिन हो गए किसी ने उसके साथ कोई इंसाफ नहीं किया, ना उसे सजा दी है। उसे रिहा करने की कोशिशें कर रहे हैं, खून के बदले खून। क्या करेंगे? फिर आपको नजर आ ही रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ? कोई भी नहीं। 6 माह पहले। 6 माह पहले। हाँ जी। वो क्या कहेंगे हुकूमत से? ये कि मुझे इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, उसे रिहा ना किया जाए। बड़ा ज़रूरी है जानना नाज़रीन कि शुमाइला कंवल के घर वाले क्या सोचते हैं। मैंने उनके घर पे जाके उनका जब 10वां हो रहा था, यानी 10 दिन उसको इस जहान फ़ानी से रुखसत होते हुए हो गए, वहाँ पर उनकी हमशीरा से भी बात की, उनकी खाला से भी बात की। गौर से सुनिएगा, उसकी सहेलियाँ, उसकी बहन और उसकी खाला क्या बात कर रही है। आपको बता रहे हैं कि किस किस्म के दबाव का शिकार हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल के अंदर कितनी ख्वाहिश है कि उनके साथ इंसाफ करे। रियासत पाकिस्तान के सामने अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं बगैर किसी बड़े और फन्ने खान वकील के और बगैर इस उम्मीद के कि कोई बड़ा जज उनकी मदद करेगा। वो ज़ुबान खोल के बयान कर रही हैं कि उनको क्या चाहिए और वो बता रहे हैं कि उनको धमकियां कौन दे रहा है। सुनिए मेरी बातचीत शुमाइला कंवल मरहुमा की सहेली, उसकी बहन और उसकी खाला से। गाँव से जब वापस आई जी, इस हादसे के बाद, फहीम के हादसे के बाद जब वापस आई, क्या कहती थी? बस यही, वो अपने मियाँ की बातें करती रही मुझसे, यही कुछ की चीजें दिखाती रही है, देखती रही है, खुद मुझे भी दिखाती रही है, या उसकी तस्वीरें हैं, या उसकी कोट है, या उसकी घड़ी है, सब कुछ मुझे दिखाती रही है। मैं उसे यही कहती रही हूँ, तुम सब्र करो, ऐसे नहीं करो, कुछ खाओ पियो, पढ़ाई करो, जो उससे पहुंच तक सकी, तो तुम ऐसे मत किया करो, तुम्हारी अम्मी को तुमने संभालना है, इसलिए ऐसा मत किया करो। कहती अच्छा हाँ ठीक करूंगी ये। अच्छा, उसकी शादी पसंद की थी? जी, घर वाले भी सबकी रजामंदी के साथ, सारे की रजामंदी के साथ, उसकी अपनी भी रजामंदी थी? जी, सबकी रजामंदी के साथ। फहीम के साथ खुश थी वो? हाँ जी, वो बहुत खुश थी उसके साथ। हमारे पास जो आखिरी बयान उसने हमें दिया था, उसमें उसने कहा था कि उसको खदशा ये है कि जिसने फहीम को मारा है अमरीकी ने, उसको छोड़ देंगे। हाँ, उसके दिल में यही था डर कि वो उसको छोड़ देंगे, फिर कुछ नहीं बनेगा, इसलिए वो इंसाफ मांगते ही इसलिए चली गई दुनिया से, लेकिन इंसाफ उसे नहीं मिला। फिर भी हमारी भी यही अपील है सबसे कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। जब वो कहते हैं इंसाफ, तो उससे क्या, इंसाफ से क्या मुराद है आपकी? इंसाफ किसको कहते हैं? यही कि मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए, वो यहाँ से जाना नहीं चाहिए, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। कितनी सजा मिलनी? हमारे पाकिस्तान के बच्चे थे वो, उनका खून ऐसे रहेगा, नहीं जाना चाहिए। वो भी किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के बहन, सब कुछ लगते थे वो, इसलिए इंसाफ मिलना चाहिए सबको। ये जो बच्ची साथ बैठी हुई है, ये कौन? ये उसकी छोटी बहन। अब छोटी बहन है उसकी? आज 10वां है उनका जी। आपसे उसने क्या बात की थी? क्योंकि बात की उसने आपसे, तो बहनों में तो ज़्यादा बड़ा होता है, एक दूसरे से बात करती है, क्या बात की? उसने ये कहा मुझे इंसाफ चाहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अमरीके को छोड़ना नहीं है, बस ये बात। और ये कहती थी फहीम की चीजें साम के रखना, वो करना।
मुझे भी अभी तक नहीं यकीन आ रहा मेरी बहन ऐसे हो गई है। अभी भी ऐसे लगता है इधर गई है, ससुराल गई है, किसी की आंटी के पास गई, अभी आ जाना है, लगता ही नहीं है उसने ऐसे कर लिया। सियासत व्यासत से तो उसका कोई वास्ता नहीं होगा ना? कभी अखबार वखबार पढ़ती थी? कोई नहीं पढ़ती थी? कभी कभार कभी इतना अपनी दुनिया में खुश थी फहीम के साथ? जी वो खुश थी। तो यकदम उसने ये फैसला किस तरह कर लिया कि अमेरिकी को छोड़ दे? उसको क्या पता छोड़ देंगे नहीं छोड़ देंगे? उसको बस पता वो जैसे पागल नहीं हो जाते ऐसे हो गई थी। उसने छोड़ देना, उन्होंने छोड़ देना, हमें इंसाफ नहीं मिलना, बस उन्होंने छोड़ देना। मुझे इंसाफ चाहिए। वो अमेरिका है, कर्जा लेके खाते हैं पाकिस्तानी वहाँ से हुकूमत। ये कहती थी आपसे? हाँ ये कहती थी। तो उसके सर पे बात सवार हो गई थी कि उसको छोड़ देना? हाँ उसने छोड़ देना। उसने कोई जिक्र तो नहीं किया कि वो एहतजाज करने के लिए अपनी जान ले लेगी? इस तरह का आपसे जिक्र तो नहीं किया? हाँ यही कहती थी मैं कुछ भी कर जाऊंगी फहीम के लिए, कुछ भी कर जाऊंगी, हर हद पार कर जाऊंगी। अब वो तो वापस नहीं आ सकती। आपको क्या चाहिए? मुझे भी अपनी बहन का गुनोई का इंसाफ ही चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। वो शिजा जो भी 2 लड़के और हैं वो भी मेरे भाई थे। फहीम भी मेरा भाई था, बड़ा भाई था, बड़ा बहन का मियाँ था, मेरा बड़ा भाई था, अब बाप की जगह था, इसलिए मुझे भी इंसाफ चाहिए। इन तीनों, मेरी बहन का भी जिम्मेदार वो ही है। फहीम को उसने ये किया है और मेरी बहन ने भी उसके पीछे ये किया है। उसने 3 ही खून किए, उसने 4 खून किए हैं, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए। मिल जाएगा आपको इंसाफ? ऐसा लगता नहीं है हमें इंसाफ मिले। क्यों? हुकूमत नहीं हमारे साथ, मीडिया वाले हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है, हुकूमत नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं आया हुकूमत का हमारे पास, कोई भी इधर नहीं आया? नहीं कोई भी नहीं आया। आपको मिल जाएगा इंसाफ? आपको क्या ख्याल है? ठीक कह रही है बच्ची? जैसे हालात है नजर तो नहीं आता ऐसे वैसे। तो फिर आप लोग क्या करेंगे इंसाफ नहीं मिलेगा? जाहिर बात है ये तो हालात पे डिपेंड करता है ना कि इंसान आगे क्या करेगा। हुकूमत को भी चाहिए ना वो इंसाफ दे। अमीर की तो हर जगह चलती है, गरीब की कहीं भी नहीं चलती। वो गरीब की बेटी थी इसलिए ऐसा उसके साथ हो रहा है, अभी तक इसलिए इंसाफ नहीं मिल रहा। जरदारी की बेटी नहीं थी वो गरीब की बेटी थी। कोई हुकूमत की तरफ से अफसोस तक करने नहीं आया, इसलिए कोई पैसे का भूखा नहीं होता। 2 बोल इंसान के लिए तसल्ली के काफी होते हैं, लेकिन यही तक नहीं किया किसी ने। हुकूमत और क्या करेगी? सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। Aperture, you have to use the aperture. मैं ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਡਰਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਵਾਕਿਆ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬਤੇਰੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਡਰੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਫਾਸੇ ਆਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ? ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ, ਇੱਕ ਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਬੰਦੂਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬੰਬ ਲਾ ਕੇ ਡਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਆਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਧਮਕੀ? ਇਹ ਜੁਮੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਧਮਕੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੁਕਾਮੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਭਾਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਧੀ ਸਾਡੀ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਨਾਨੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਆਪ ਬੁਲਾ ਸਕਤੇ ਹੋ? ਉਹ ਖਬਤ ਖਤਮ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਖੌਫ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨ? ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਧੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਇੰਝ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਝ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼। ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਫਹੀਮ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਮੁੱਕਦੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੋਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਤਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਵੀਆਈਪੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਪਲ ਪਲ ਯਾਦਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੜੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਕਲਬੰਦ ਉਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹਨੇ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ कि बाकी क्या के अंदर को मर जाएगा तुर जाए तो कदर इंसान की फेर होंगी। क्या है इसका फसाना क्या है। उन्होंने चलते चलते हमें एक इंटरव्यू दिया और ये बताया कि वाकया यकीनन हुआ, और ना सिर्फ हुआ बल्कि उसके बाद उनका इरादा मज़ीद पक्का हो गया कि उनको अगर अपनी जान पर भी खेलना पड़े तो इंसाफ वो यकीनन लेंगे। गरीब आदमी की पहुंच कितनी होती है, उसकी पहुंच इंसाफ तक नहीं होती, उसकी पहुंच अपनी जान तक होती है, तभी तो गरीब लोग अपनी जान लेकर इंसाफ की राह तलाश करते हैं। ये भी कुछ किस्सा ऐसा ही बता रहे हैं। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਆਦਮੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਰ ਅੱਖ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖੋਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਦਮੀ ਜੰਟ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਸੀ ਰੰਗ। ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਨ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਮੈਕ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਲੰਬੇ ਸਨ, ਗਿੱਠੇ ਸਨ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਨ, 6.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੱਦ ਸਨ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਲਏ ਸਨ, ਮਜ਼ੀਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲਾ ਸੀ, ਭਾਰੀ ਅਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਫਹੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ गांव वालों ने देखा काफी। हाँ देखा जी, मेरे गांव वालों ने काफी ने देखा। मेरे फिर वो जो हमारे घर के नजदीक गली है ना, छोटी ऐसी जैसी है, छोटी है, वे उधर गुजर गए हैं, वो हमारे घर देख के गए हैं वो सामने। अब आप क्या सोचते हैं, इतनी बड़ी धमकी लगा गए हैं? धमकी तो लेके खौफ तो नहीं हमें, दसा क्यों, हमारा मैंने बयान कर दिया तो हम, जैसे हमारी शमैला ने ये काम किया ना, सबसे पहले ये मैं काम करूंगा, अगर उसको सजा ना हुई तो सबसे पहले मैं करूंगा ये मरने वाला को। हम इंसाफ चाहते हैं, और इंसाफ से सब कुछ नहीं चाहते, हमें सिर्फ उसको सजा चाहते हैं, उस जालिम को। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर शमाइला कंवल अपनी अबदी ज़िंदगी का आगाज़ कर चुकी है। उसको ये सफ़र शुरू करने की ज़रूरत महसूस ना होती अगर उसका प्यारा शौहर फ़हीम रेमंड डेविस के हाथों न मारा जाता। उसको शायद उसके बाद भी ये इंतहाई कदम उठाने की ज़रूरत महसूस ना होती अगर उसको ये एहसास होता कि उसको इस निज़ाम में से इंसाफ मिल जाएगा। शमाइला कंवल आम बच्ची नहीं थी, वो इसी जगह की जमपल थी। इन्हीं फसलों खेतों के अंदर उसने अपना बचपन गुजारा और यहाँ पर ही उसने अपना प्यार पाया, जिसको शादी में उसने तब्दील किया और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो बड़ी दलेर बच्ची थी, अगरचे उसके पास हार्वर्ड या कैम्ब्रिज से डिग्री नहीं थी, लेकिन उसकी फोरसाइट को सलाम है कि उसने मरते हुए भी ये जाना कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ गया है। बैन-अल-अक़वामी ताल्लुकात के ऊपर कुछ वो माहिर नहीं थी, वो नाक पर चश्मा जमाकर और बड़े महंगे कपड़े पहनकर ये भाषण नहीं देती थी कि अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है, लेकिन उसको मालूम था कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर कितना है। शमाइला का ख़ानदान इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है, उनको धमकियाँ मिल चुकी हैं और जिस तरह कि आपने इस प्रोग्राम में देखा होगा
जिस जगह पर भी उस केस के हवाले से आप रिकॉर्ड तलब करने के लिए जाते हैं, वहां पर दरवाजे और खिड़कियां तमाम बंद हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के शहरियों को इस अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और इस शदीद सरासिमगी का शिकार होते देखकर यकीनन दिल रोता है, लेकिन ये एहसास भी इसके साथ गहरा होता है कि लोग बोलने को तैयार हैं अगर उनको मौका फराहम किया जाए। यकीनन ये किस्सा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। शुमाइला कंवल ने एक बहुत इंतहाई शदीद कदम उठाकर, बहुत बड़ी कीमत चुकाकर उसने एक रास्ता मुतय्यन कर दिया है कि अगर किसी की कमिटमेंट है किसी भी कॉज के साथ, वो इंसाफ के साथ हो या किसी फर्द के साथ हो, तो वो अपनी जान पर भी खेल सकता है। ये वो मामला है जिसके ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है। शुमाइला कंवल ने अपने मेहंदी लगे हाथों के साथ इस निज़ाम के चलाने वालों के मुंह पर एक बड़ा शदीद थप्पड़ रसीद किया है। अगर उनके अंदर कुछ एहसास की रमक बाकी है तो इस थप्पड़ की शिद्दत का उनको एहसास होगा, अगर नहीं तो वो गाल मल के दोबारा से अमेरिका की तरफ पलट पड़ेंगे और ये कहेंगे कि वियना कन्वेंशंस के तहत रेमंड डेविस को किसी न किसी तरीके से इस्तिस्ना हासिल है और शुमाइला कंवल के मसले जिस किस्म के भी हों, उनके ख़ानदान की धमकियां जिस किस्म की भी हों, हमने अमरीकी डिप्लोमेट को यहाँ से छोड़ना है, क्योंकि अमरीका और हमारे ताल्लुकात हमारे शहरियों के हकूक़ पर भारी हैं। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी होगी और इस निज़ाम में रहता हुआ जो भी एतमाद है लोगों का वो ख़त्म हो जाएगा। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए। फैसलाबाद से अल्लाह हाफ़िज़।